सारे केमिकल विषैले होते हैं, इसलिए उनको चखा नहीं जा सकता है। तो कैसे पहचानेंगे बिना स्वाद के, बिना चख करके कि वो अम्ल है कि क्षार? तो उनके और बहुत से ऐसे गुण हैं जिनको हम देख करके, टेस्ट करके पहचान सकते हैं कि वो दिया हुआ पदार्थ अम्लीय गुणों का है या क्षार गुणों का है। जैसे लिटमस पेपर से, तो लिटमस पेपर दो तरह का जनरली आपने पहले कभी देखा होगा, नीला लिटमस पेपर और लाल लिटमस पेपर। अम्ल की विशेषता होती है, अगर नीले लिटमस पेपर के ऊपर अम्ल को डाला जाए तो वो नीले से लाल हो जाएगा और क्षार में लाल से वो नीला हो जाता है। आजकल ये लिटमस पेपर नीला और लाल, नीले में एक केमिकल होता है, लाल में दूसरा केमिकल होता है। इसके स्थान पर कुछ इस प्रकार के लिटमस पेपर प्रयोग में लाए जाते हैं जिनमें एक से अधिक रंजक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। वे कागज में सोख लिए जाते हैं। यूनिवर्सल लिटमस पेपर उसको कह सकते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर जिसको कागज में सोख किया गया है, सुखाया गया है, वैसा ना होकर के ये सॉल्यूशन के फॉर्म में है। इसमें एक नहीं कई डाइज इस प्रकार से मिक्स की गई हैं कि ये अम्लीयता और क्षारकता के गुणों को बताने के साथ साथ ये भी बताएगा कि वो कितना अम्लीय है और कितना क्षारकी है, प्रबल अम्ली है या प्रबल क्षारक है, या दुर्बल अम्ल है या दुर्बल क्षारक है, ये भी बता देगा, क्योंकि इसमें एक से अधिक डाइज का प्रयोग किया गया है। जब उसमें फिल्टर पेपर में या कागज में इसको एब्जॉर्ब करा लिया जाता है तो वो लिटमस पेपर इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर बन जाता है। तो ये हमारा यूनिवर्सल सॉल्यूशन है, पीएच सॉल्यूशन, पीएच इंडिकेटर सॉल्यूशन कहते हैं। तो लिटमस पेपर से भी अम्ल और क्षार हम मालूम कर सकते हैं। अभी हम आपको कुछ अम्लों का इस पीएच इंडिकेटर से दिखाएंगे, आप स्वयं बता सकेंगे कि जिसका हम टेस्ट कर रहे हैं वो अम्लीय गुणों का है या क्षारकी गुणों का है। इसके बाद अम्ल और क्षारकों की धातुओं से कैसी क्रियाएं होती है, मेटल से। तो मेटल से अगर अम्लीय है तो मेटल्स के साथ रिएक्शन होती है, लवण बनेंगे, साल्ट बनेंगे और हाइड्रोजन गैस बनती है। अम्लों का यह गुण है कि धातुओं से रिएक्शन करके वो साल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं। अब ये बात यहां ध्यान रखने की है कि सभी धातुएं ये काम नहीं कर सकती। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनके ऊपर अम्ल का असर ही नहीं होता, माने बहुत ही कम क्रियाशील धातुएं, लेकिन फिर भी अधिकांश धातुएं तो अम्लीय पदार्थों से रिएक्शन करती हैं। तो हम अम्लीय पदार्थों को पहचान सकते हैं, अगर उनको मेटल्स के साथ रिएक्शन कराएं, धातुओं के साथ क्रिया कराएं तो क्या होगा, अम्ल अगर है वो तो लवण और हाइड्रोजन बनेगी। और क्षारक के क्या गुण होंगे इस दृष्टि से, क्षार पदार्थ उसमें मेटल मिलाएंगे तो लवण और हाइड्रोजन उसमें भी बनती है, लेकिन ये जो काम है बहुत कम धातुएं कर पाती हैं। इस कुछ विशिष्ट जो मध्यम क्रियाशीलता की धातुएं हैं, उदाहरण के लिए जिंक है, एल्यूमिनियम है, वो क्षार पदार्थ से भी क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन बनता है। इसलिए ये जो क्षारकों का गुण है वो सभी क्षारकों का ये गुण प्रैक्टिकली नहीं है। आप अगर उनको प्रयोगशाला में करके देखेंगे, कुछ ही धातुएं ऐसी हैं जो लवण और हाइड्रोजन देती हैं, लेकिन अम्ल सामान्यतया बहुत सारी धातुओं से हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। अम्लों की क्रिया अभी हम आपको दिखाएंगे, कुछ एक मेटल डाल करके आप देखेंगे कि उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती हुई दिखाई देगी। कुछ और कैरेक्टर्स उसके देखें, जैसे धातु ऑक्साइड से क्रिया, धातु ऑक्साइड, तो धातु ऑक्साइड से क्या होगा, लवण तो बनेगा लेकिन हाइड्रोजन के स्थान पर जल बनता है। तो लवण और जल प्राप्त होता है, जबकि
बेस जो है ये अभिक्रिया नहीं करते। क्यों नहीं अभिक्रिया करते हैं? ये भी क्षारकीय गुणों का है और ये धातु ऑक्साइड जो है, धातुओं के ऑक्साइड जो है वो भी क्षारीय गुणों के होते हैं। तो क्षार क्षारीय गुण और ये बेस ये भी क्षारीय गुण, इसलिए आपस में रासायनिक क्रिया नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से धातु ऑक्साइडों से आप आसानी से पहचान सकते हैं अगर लवण और जल बनता है तो वो अम्ल होगा। धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, प्रैक्टिकली ये दोनों ऐसे साल्ट हैं जिनकी सहायता से आप बहुत सारे अम्लों को ये पहचान सकते हैं कि वो वास्तव में अम्ल ही हैं, क्योंकि धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट मंद अम्लों से भी क्रिया करते हैं, मध्यम अम्लों से भी क्रिया करते हैं और तीव्र अम्लों से भी क्रिया करते हैं। तो इस प्रकार से धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट इनमें से कोई भी साल्ट ले लें, अगर आप उसके ऊपर अम्ल डालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती हुई दिखलाई देगी, बबल्स तेजी से सॉल्यूशन के बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे, लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और पानी बनेगा। ये धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट क्षारकों से क्रिया नहीं करेंगे, कोई क्रिया नहीं होगी। दोनों को मिलाएंगे क्षारक और साल्ट्स को, तो आपको दिखेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा है। एक फिनोप्थिलीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है, इसका पानी में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बना लेते हैं। इसकी सहायता से भी आसानी से आप बता सकते हैं कि पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय है। अगर वो अम्लीय है तो उसमें कोई रंग में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर वो क्षारक है तो उसका वॉयलेट कलर, पिंक कलर एक प्रकार से, उस प्रकार से कलर आ जाएगा। आप समझ सकते हैं कि हाँ, दिया हुआ जो पदार्थ है, सॉल्यूशन है, वो क्षारकीय है। तो क्षारक बैंगनी या पिंक कलर उसमें आएगा और अम्ल से कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सबसे पहले एक बार लिटमस पेपर की सहायता से हम देखते हैं। एक ये विलयन लिया है, आपको बताना है कि ये विलयन एसिडिक है, एसिड है या बेस है। तो इसके लिए सबसे पहले ये हम देखते हैं लिटमस पेपर। हमने आपको बताया कि लिटमस पेपर की जगह पर हमने एक सॉल्यूशन लिया है। जैसे कि लिटमस पेपर में कोई डाइज सोक कराई जाती है, उसी प्रकार से वही डाई इसमें रहती, कई डाइज का ये मिक्सचर होता है। आप देखिए, एक थोड़ा सा ही इसमें हमने इंडिकेटर डाला है। ये इंडिकेटर का कलर देख सकते हैं, पहले इस कलर का था, अब ये कलर हो गया। तो आप इसको, आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर है, इसकी सहायता से बताइए कि ये रेड कलर हो गया। तो ये जो हमने अभी सॉल्यूशन लिया था वो किसी अम्ल का है या क्षार का है? रेड हो गया। तो रेड हो गया अर्थात ये अम्ल है। बिल्कुल ठीक बात है। हमने अभी इसमें HCl का प्रयोग किया था, HCl अम्ल होता है। देख रहे हैं आप, इंडिकेटर सॉल्यूशन को हमने डाला तो ये इंडिकेटर का जो ग्रीन कलर जैसा इसका कलर है और ये रेड हो गया। एक दूसरा सॉल्यूशन लिया, इस सॉल्यूशन को बताना है कि ये एसिड का विलयन है या बेस का। आप देखिए, इसमें भी कलर चेंज हो रहा है और रेड हो गया फाइनली। तो यहां पर रेड हो गया फाइनली, इसलिए ये एसिड होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये दोनों एसिड थे। ये विलयन एक बार फिर तीसरा विलयन ले रहे हैं, इसको आप देखिए और बताइए। और यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐड कर रहे हैं, आप कलर देखें। कलर इसमें रेड नहीं हुआ, ये ब्लू हो गया। तो ब्लू हो गया इसमें फाइनली,
तो नीला होने का मतलब है कि ये बेस था। ये NaOH का सोल्यूशन है और हमने इसके विलयन में यूनिवर्सल इंडिकेटर डाला, इसका कलर चेंज हो गया और ये ब्लू हो गया। तो ये सोल्यूशन आप समझ सकते हैं कि यूनिवर्सल सोल्यूशन का अगर कलर रेड हो जाता है तो वो एसिड है, और अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर से कलर ब्लू हो जाता है तो दिया हुआ विलयन बेस है। इसको बाद में दूसरी रिएक्शन धातुओं से रिएक्शन। एक हम मेटल आपके सामने ले रहे हैं, हमारे पास ये मेटल है, जिंक ग्रेन्यूल है, जिंक का टुकड़ा है ये। इसमें हम सबसे पहले एसिड ऐड कर रहे हैं। ये एसिड है कि नहीं वास्तव में, मेटल के साथ रिएक्शन करके देखना है इसको। गौर से देखेंगे कि मेटल से तेजी के साथ बबल्स ऊपर की ओर आ रहे हैं। हो सकता है कि ये दूर से उसके बबल्स न दिखलाई पड़ रहे हों, लेकिन पास से देखेंगे तेजी के साथ उसके सरफेस से बबल्स निकल रहे हैं। ये बबल्स किसके हैं, कौन सी गैस है ये? तो हमने इसमें मेटल के ऊपर ऐड किया है धातु से क्रिया। धातु से हमने क्रिया कराई है एसिड की, लवण बनेगा और हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन गैस सरफेस से तेजी के साथ ऊपर आती हुई दिखाई दे रही है। जिंक के समान ही आयरन, एल्यूमिनियम, बहुत सी ऐसी धातुएं हैं, सोडियम, पोटेशियम, सारे एल्कलीज, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, एल्यूमिनियम, जो मीडियम रिएक्टिविटी जिनकी है, वो सारी धातुएं बहुत ही तेजी के साथ हाइड्रोजन गैस देती हैं। बबल्स तेजी से बन रहे हैं। तो जैसे तेजी से हाइड्रोजन के बबल्स बनते हैं, इसको देख करके आप कह सकते हैं कि इसमें हमने जो सॉल्यूशन डाला था वो एसिड है। इसी प्रकार की प्रॉपर्टी कुछ इसमें भी लिखी है। तो ये दोनों में डिफरेंस ना होकर के सिमिलरिटी देखने में लग रही। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ ही ऐसी धातुएं हैं जिनकी रिएक्टिविटी मीडियम है। उनमें से जिंक, एल्यूमिनियम का उदाहरण लिया जा सकता है, वो भी हाइड्रोजन बेस के साथ भी देती है। लेकिन अधिकांश जो बेस हैं वो धातुओं के साथ कोई क्रिया नहीं करते। एक दो और रिएक्शन आपको करके दिखाएंगे। धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया। धातु ऑक्साइड के रूप में हमारे पास यहां पर एक पाउडर है कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड में एसिड की प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं। एसिड क्या करता है ये आप देखेंगे। धातु ऑक्साइड से, और ये हमने धातु ऑक्साइड लिया है और इसमें हम एसिड ऐड कर रहे हैं। HCl है ये। सफेद रंग का चूंकि पाउडर है और इसलिए सफेद ही अभी भी है। इसमें क्या लिखा, रिएक्शन हो रही, हमने कान के पास ले जाकर के इसको देखते हैं, आवाज मालूम पड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ सनसनाहट की आवाज हो रही, रिएक्शन हो रही है। लेकिन इसमें लवण और जल बनता है। जल जो बनता है वो गैस नहीं है, इसलिए हमको तेजी के साथ बबल्स निकलते हुए दिखलाई नहीं देते हैं, जो कि हाइड्रोजन गैस निकलते समय दिखलाई दिए थे। यहां पर एक प्रकार से लवण बन रहा है, इसको टेस्ट किया जाएगा तो लवण पहचाना जा सकता है, जो कि आप आगे पढ़ेंगे। जल बनने की वजह से हमें इसके बबल्स बनते हुए दिखलाई नहीं दे रहे हैं। इसलिए एक ऐसा प्रैक्टिकल है जिसको सामने आप कुछ होते हुए
बहुत अच्छी प्रकार से नहीं देख पाएंगे। लवण और जल बनता है, बेस में क्रिया नहीं होती, दोनों केस में एक ही जैसा दिखाई देगा। इसको पहचानने के लिए हमें और आगे के क्लासेस में आपको ये चीज करने को मिलेगी। इसलिए आगे की जो ये है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, इसका उदाहरण लेते हैं। इसका आप देखिए, स्पष्ट रूप से आपको दिखलाई देगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस बन रही है कितनी तेजी के साथ बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। और कैल्शियम कार्बोनेट में एसिड ले रहे हैं, धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। देखें आप, कितनी तेजी के साथ बबल्स बन रहे हैं, पूरा झाग ऊपर आ रहा है। कितनी तेजी के साथ इसमें झाग बन रहे हैं, थोड़ा और ऐड कर रहे हैं। ये देखिए रिएक्शन कितनी तेजी के साथ हो रही है। तो कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, इन दोनों केस में आप देखेंगे तेजी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, पानी तो पानी में मिल जाएगा, लवण उसमें डिसॉल्व हो गया, हमें सॉल्यूशन में कुछ भी अपीयरेंस दिखाई नहीं दे रही है, बबल्स भी निकल करके समाप्त हो गए। तो इस प्रकार से तेजी के साथ निकलते हुए बबल्स को देखकर आप पहचान सकते हैं, कह सकते हैं कि ये कार्बोनेट के ऊपर जो हमने सॉल्यूशन ऐड किया है वो एसिड है। तो हम एसिड के गुणों को इस प्रकार से पहचान सकते हैं। अंत में एक फिनोप्थिलीन के साथ भी आपको ये हमने एक सॉल्यूशन लिया है टेस्ट ट्यूब में, और ये हमारे पास फिनोप्थिलीन का सॉल्यूशन है। फिनोप्थिलीन एक सफेद रंग का ऑर्गेनिक पाउडरी मटेरियल होता है, इसको पानी में डिसॉल्व किया जा सकता है। पानी में ये सॉल्यूशन है फिनोप्थिलीन का, और फिनोप्थिलीन की एक ड्रॉप डालते हैं। आप देखिए फिनोप्थिलीन की एक ड्रॉप, कलर इसका आप फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन का कैसा है, कलरलेस, और कैसा हो गया ये, रेड। तो फिनोप्थिलीन का जो कलर है कलरलेस से रेड हो गया, कलरलेस से रेड हो गया। ये पिंक है, ये रेड भी नहीं, पिंक, बैंगनी या पिंक। तो एक प्रकार से बैंगनी या पिंक कलर हो जाता है। तो कैसा पदार्थ है ये जो विलयन लिया था हमने, सॉल्यूशन लिया था, वो बेस है। इसी फिनोप्थिलीन से आप देखें, एक विलयन है ये, और फिनोप्थिलीन विलयन डाल लें, ये रेड हो जाएगा कि नहीं। अगर रेड होगा तो ये बेस है, ये बेस है। रेड होने पिंक होने पर, पिंक या बैंगनी, रेड जैसे दिख रहा है लेकिन पिंक कलर इसको हम सही कहेंगे। अगर पिंक होता है तो बेस है, और पिंक नहीं होता है, रंग परिवर्तित नहीं होता है, तो एसिड है। तो आप देखिए इसको, पिंक नहीं हो रहा है, वॉयलेट नहीं हो रहा, हमने कई ड्रॉप्स डाल चुके हैं, तो ये थोड़ा सा कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट आ रहा है, लेकिन पिंक नहीं हुआ। तो ये फिनोप्थिलीन विलयन ये बता रहा है कि इस सॉल्यूशन में रंग में परिवर्तन नहीं है, अर्थात एसिड है। तो फिनोप्थिलीन से अगर रंग में कोई परिवर्तन नहीं है तो वो एसिड है, और पिंक कलर हो रहा है तो बेस है। तो इस प्रकार के छोटे छोटे कुछ एक्सपेरिमेंट की सहायता से हम दिए हुए पदार्थों में से पहचान सकते हैं कि वो अम्ल है अथवा क्षारक। हम अपने चारों ओर हजारों प्रकार के लवणों को देखते हैं। रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में भी सैकड़ों लवण प्रयोगशाला में उपस्थित रहते हैं, अम्ल भी रहते हैं और क्षारक भी रहते हैं। पिछले पाठ में हमने ये देखा था कि अम्ल और क्षारकों के क्या गुण होते हैं। पीएच इंडिकेटर की सहायता से, उनके स्वाद के हिसाब से, कुछ धातुओं से क्रिया करके अम्ल हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट लवणों के प्रति अम्लों की क्रिया आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जबकि क्षारक नहीं क्रिया करते। आज हम ये देखेंगे
कि अम्लों में ऐसी संरचना की दृष्टि से क्या विशेषता होती है कि हम फॉर्मूला देख करके क्या हम ये बता सकते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या नहीं, या क्षार है या नहीं। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, आणविक संरचना में ऐसी क्या विशेष बात होती है। सामने देखें, कुछ पदार्थ लिखे हुए HCl, HNO3, H2SO4, एसिटिक एसिड CH3COOH, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, और ये अल्कोहल का फॉर्मूला लिखा है C2H5OH। तो इन पदार्थों में हमको ये देखना है कि क्या खास बात है। तो एक छोटा सा अगर सर्किट बना करके इनको टेस्ट किया जाए, सबसे पहले एक बीकर लें और उसमें एक कॉर्क में 2 पिन इसमें हमने इंसर्ट कर दिए और इनको संचालक तार, कंजक्शन वायर की सहायता से बैटरी से जोड़ दिया। एक सर्किट में छोटा सा बल्ब लगा दिया है और ये इसका स्विच है ऑन ऑफ करने के लिए। अगर हम इस बीकर में इन पदार्थों के विलयनों को ले करके और ये देखें कि धारा बह रही कि नहीं, जैसे उदाहरण के लिए HCl विलयन लिया, इसमें हमने स्विच ऑन किया तो चेक करेंगे, अगर इसमें धारा बह रही है तो बल्ब जो है जलने लगेगा, प्रकाश देने लगेगा। इन दोनों कीलों के बीच में केवल ये विलयन है। इस विलयन, इस कील से और दूसरी कील तक अगर करंट को लाने वाला कोई हमारे पास उपाय है, साधन है, कोई पार्टिकल है, तो यहां से यहां तक करंट बह जाएंगे। अन्यथा बैटरी के द्वारा प्रवाहित होने वाली धारा एक पिन तक आएगी और दूसरी पिन तक नहीं आ पाएगी। सर्किट पूरा नहीं होगा तो बल्ब नहीं जलेगा। और अगर ये करंट कंटिन्यूअसली पूरे सर्किट में बहेगी तो बल्ब के अंदर होकर धारा जाएगी और बल्ब भी जलेगा। तो अगर एक बार इन सभी विलयनों को लेकर के यही प्रयोग दोहराया जाए बार बार, तो ये देखने में आता है HCl लिया, HNO3 नाइट्रिक एसिड लिया, H2SO4 लिया, इनके और एसिटिक एसिड का विलयन लिया। चारों बार देखने में ये आता है कि जब हम करंट प्रवाहित करते हैं तो सर्किट पूरा हो जाता है। यानी कि यहाँ उन विलयनों में कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो एक कील से दूसरी कील तक आ जाते हैं, जबकि ग्लूकोज और अल्कोहल इनका विलयन लेकर के जब यही प्रयोग किया गया तो ये बल्ब नहीं जलता है। उस केस में करंट पूरे इस सर्किट में फ्लो नहीं करती है, अर्थात एक कील से दूसरी कील तक करंट को पहुंचने के लिए कोई माध्यम नहीं मिलता। अभी हम इनमें अगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में देखें तो कोई आपसे पूछा जाए कि कौन सा इसमें एटम ऐसा है जो सभी में कॉमन है, तो आप कह सकते हैं कौन सा कॉमन है इसमें। एक बार सभी पर निगाह डाल करके आप बता सकते हैं। आप सभी लोगों की एक राय होगी कि इन सभी में H जरूर है। हाइड्रोजन परमाणु सभी में दिखाई दे रहा है। हाइड्रोजन परमाणु सभी में दिखाई दे रहा है तो क्या ये अम्ल है? तो इस प्रयोग द्वारा दिखाई देता है कि ग्लूकोज में धारा नहीं बह रही है। अल्कोहल के विलयन को अल्कोहल लेते हैं तो भी धारा नहीं बहती, जबकि बाकी में धारा बह रही है। तो इन सभी में कॉमन क्या है? ये सभी विलयन इस प्रकार से टूट जाते हैं, जैसे कि HCl है, H और Cl में, HNO3, H और NO3 में, H2SO4, H और SO4 में, और एसिटिक एसिड H और एसीटेट आयन में। ये टूट जाते हैं, आयनों में वियोजित हो जाते हैं, और इन्हीं आयनों की वजह से हमारा जब इन विलयनों को लेते हैं तो धारा बहती हुई दिखाई देती है और बल्ब जलता है। अर्थात
इनके टूटने से आपसे अगर कहा जाए कौन सा ऐसा कॉमन आयन है, तो स्पष्ट रूप से आंसर होगा कि इनमें सभी में H आयन है। परमाणु सभी में है, लेकिन धारा इन दोनों में नहीं बहती। यहां पर ये सभी वियोजित होकर के हाइड्रोजन परमाणु H आयन में बदल रहा है, तो H आयन बनते हैं, और दूसरी ओर क्लोराइड, नाइट्रेट, सल्फेट और एसीटेट आयन बनते हैं। तो जो पदार्थ अपने आयनों में टूट जाते हैं और वे आयन जो है इन कीलों के बीच में मूव करके सर्किट को पूरा कर देते हैं और उससे करंट बह जाती है। अर्थात अम्लों के लिए आवश्यक है कि वो H आयन देते हैं। हाइड्रोजन परमाणु तो इनमें भी है, ग्लूकोज में भी है और अल्कोहल में भी है, लेकिन ये H आयन नहीं देते और ये अम्ल नहीं है। अम्ल के होने के लिए आवश्यक है कि वो हाइड्रोजन परमाणु H आयन में बदले। विलयनों में जब इन पदार्थों को लेते हैं तो ये मॉलिक्यूल आयनों में वियोजित हो जाएं। HCl में, HNO3 किसमें, H आयन और नाइट्रेट आयन में। यानी जिन पदार्थों के पानी में घोलने पर हमें H आयन मिलते हैं उनके गुण अम्ल जैसे होते हैं। तो अम्ल के लिए क्या आवश्यक है? अम्ल वह पदार्थ हैं जिनके मॉलिक्यूल में जब अगर पदार्थ को पानी में घोला जाए तो उनका मॉलिक्यूल वियोजित हो जाए, टूट जाए और H आयन देता हो। हाइड्रोजन परमाणु होने के बाद भी ग्लूकोज और अल्कोहल ये H आयन नहीं देते हैं। H आयन नहीं देते हैं, इसलिए इनके गुण जो हमने कल पिछले टर्म पर बताए थे कि अम्लों के क्या गुण होते हैं, उन गुणों को चेक करेंगे तो इन दोनों में अम्लीय गुण नहीं पाए जाते। अम्लीय गुण इनमें पाए जाते हैं। और क्या विशेषता है? कौन सा आयन कॉमन है? सभी कौन सा आयन देते हैं? तो ये है H आयन देते हैं। इसी प्रकार से क्षारकों में क्या कॉमन होता है? क्षारक के रूप में हमारे पास जैसे कि NaOH है, ये क्षारकीय पदार्थ है। Na+OH आयन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसके वियोजन से मैग्नीशियम आयन और OH आयन मिलते हैं। अगर पूछा जाए इन दोनों में कौन सा आयन कॉमन है जिसकी वजह से दोनों बेस हैं, तो दोनों के बेस क्षारक होने का कारण क्या है? तो OH आयन कॉमन है। जलीय विलयनों में जो OH आयन देते हैं वो क्षारक होते हैं, जो H आयन देते हैं वो अम्ल होते हैं। इस प्रकार से ये हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब दूसरी बात, यहां हमने H आयन लिखा है। HCl में एक प्रयोग करके देखेंगे कि ड्राई HCl और HCl विलयन दोनों में क्या अम्लीय गुण हैं या नहीं। स्पष्ट रूप से HCl में पानी में ये वियोजित होता है, लेकिन ड्राई अवस्था में ये अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है या नहीं। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक परख नली लेकर के उसमें NaCl और कंसेंट्रेटेड H2SO4 ऐड किया, तेजी से रिएक्शन होती है इन दोनों में और HCl गैस बनती है। HCl गैस निकास नली डिलीवरी ट्यूब से होकर बाहर निकलने लगेगी। जैसे HCl गैस डिलीवरी ट्यूब के बाहर निकलती है तो हम एक ब्लू लिटमस पेपर ले आएंगे और ब्लू लिटमस पेपर डिलीवरी ट्यूब के माउथ पर ले जाएंगे। HCl उसके ऊपर पड़ने देंगे और देखेंगे ब्लू लिटमस पेपर में कोई कलर में अंतर आता है कि नहीं। तो ये देखने में आता है कि HCl गैस जिसमें H है, इसके बाद भी ब्लू लिटमस रेड नहीं हो रहा है, लाल नहीं हो रहा है। अर्थात HCl जिसको हम सब जानते हैं कि प्रबल अम्ल है और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देना चाहिए, लेकिन नीला लिटमस पेपर लाल नहीं होता है। लेकिन अगर लिटमस पेपर को पानी से भिगोकर फिर लेके आए तो वो नीला लिटमस पेपर, भीगा लिटमस पेपर और HCl उसके ऊपर जाती है तो वो नीला लिटमस पेपर की जो टिप है वो रेड हो जाती है। यानी कि HCl शुष्क, ड्राई, अम्लीय गुण को नहीं प्रदर्शित कर रही है, लेकिन HCl पानी के साथ क्रिया करके जो लिटमस पेपर पर पानी है तो वो अम्लीय गुणों को प्रदर्शित कर रहा है और नीला लिटमस पेपर लाल हो जा रहा है। क्या ऐसा क्यों हुआ? तो HCl एक मॉलिक्यूल है
गैस है ये HCl गैस पानी के साथ H और Cl आयनों में टूट जाती है। हम लोग H आयन को स्वतंत्र रूप से नहीं लिखते हैं, क्योंकि स्वतंत्र रूप से H+ आयन एग्जिस्ट नहीं करता, रह नहीं सकता। ये किसी न किसी मॉलिक्यूल के साथ अटैच होकर रहता है। इसलिए पानी के मॉलिक्यूल के साथ अटैच होकर के ये H3O लिख सकते हैं, हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहता है। तो HCl जब ड्राई है तो इस तरह से टूटता नहीं, H आयन या H3O आयन बनता नहीं और उसमें अम्ल के गुण नहीं होते। लेकिन जब HCl पानी के साथ संपर्क में आता है, ये लिटमस पेपर गीला होता है, तो HCl पानी से क्रिया करके वियोजित हो जाती है, H3O आयन बनता है और H3O आयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्लीय गुणों के लिए इसका मतलब यह हुआ कि HCl का H आवश्यक नहीं है, बल्कि HCl वियोजित हो, टूटे, H3O आयन बने। H3O आयन बनेगा तो ये अम्लीय गुणों को प्रदर्शित करेगा। ड्राई HCl उसमें H आयन नहीं होता है, लेकिन ये HCl पानी के कांटेक्ट में आते ही H आयन देता है और H आयन देने से इसके गुण अम्लीय होते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि हाइड्रोजन परमाणु होने भर से वो अम्ल नहीं हो सकता है। यौगिक वियोजित हो, उसका अणु पानी के संपर्क में आकर के वियोजित हो और H आयन बने। H आयन को हम बता चुके हैं, कह चुके हैं कि H आयन को हाइड्रोनियम आयन के रूप में